चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ये विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन में अंतर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विलयन से। ठीक है, क्या करते हैं, विलयन से स्टार्ट करते हैं। और विलयन में सबसे पहले कोलाइडल विलयन की चर्चा कर लेते हैं। कोलाइडल विलयन यह है निलंबन और यह है विसमांगी मिश्रण। तो यह एक समांगी मिश्रण है और यह एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दो भाग में बांटा गया है। विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है, और जबकि निलंबन जो है यह एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, और यह एक विसमांगी मिश्रण है, मतलब कि समझिएगा यहाँ इसको दो तीन भाग में बांटा गया है। आपका विलयन क्या है, विलयन यह इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा विलयन, विलयन, और फिर लिखिएगा यहाँ पर कोलाइडल विलयन, और फिर लिखिएगा यहाँ पर आप निलंबन। इस तरह से लिख करके इसे खाना बना दीजिएगा। ठीक है, और हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं इसमें क्या होगा। विलयन क्या है, विलयन यह एक समांगी मिश्रण है, जबकि यहाँ पर जो कोलाइडल विलयन जो है, कोलाइडल विलयन यह एक विसमांगी मिश्रण है। साथ ही साथ जो निलंबन जो है यह एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। विलयन की कणों की हम लोग बात करें, ये विलयन का है। विलयन में लिखिएगा, विलयन कण का व्यास जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, जबकि जो कोलाइडल विलयन जो होता है वे उनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश के कण आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो विलयन है, विलयन के कणों का व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। यह आपका विलयन में लिखिएगा। ठीक है, और इसलिए उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। किसके, विलयन में लिखिएगा, विलयन में। और साथ ही साथ कोलाइडल में लिखिएगा कि कोलाइडल कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, बट ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, लेकिन निलंबन के कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं। यानी कि विलयन का क्या है, विलयन की कणों का जो व्यास जो होता है, सेकंड नंबर में लिखिएगा, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको आंख से नहीं देख सकते हैं। जबकि कोलाइडल जो है, वो कोलाइड कणों का जो आकार जो होता है इतना छोटा होता है कि इसको पृथक रूप से आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन निलंबन के कणों को जो हम आंख से देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अगला 3 नंबर में लिखिएगा, जो ये है विलयन जो है, विलयन को जो है छानबीन द्वारा इसके पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विलयन विधि द्वारा, छानबीन विधि द्वारा हम विलयन को अलग नहीं कर सकते हैं, बट कोलाइडल विलयन को पृथक नहीं कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन को पृथक नहीं कर सकते हैं। और जबकि निलंबन में क्या है, निलंबन में छानन विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, निलंबन को। ठीक है, ये क्या है, निलंबन को छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं और विलयन को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोलाइड को भी हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो विलयन जो होता है वह पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार देखा जा सकता है। बट जो आपका यहाँ पर कोलाइड जो होता है वह अपारदर्शी होता है, मतलब इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। और जो निलंबन जो होता है यह एक पारभासी होता है। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट लिखिएगा, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जो विलयन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं।
और जो कोलाइडल जो है, कोरल विलयन जो है वह टिंडल प्रभाव दिखाता है। ओके, टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई देते हैं, दोनों अवस्था में हो सकती है। किसमें? निलंबन में। निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई देते हैं, दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। मतलब दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है, लेकिन कोलोइडल विलयन में टिंडल प्रभाव देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो विलयन जो होता है, ओके, वो स्थिर अस्थाई विलयन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? अस्थाई विलयन। इसको हम अगर शांत छोड़ दे तो इसके कण नीचे बढ़ जाते हैं। ठीक है, विलयन अस्थाई रखने पर कण नीचे बढ़ जाते हैं, अस्थाई विलयन होते हैं। अस्थाई विलयन होते हैं, अस्थाई विलयन कण नीचे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी यहां पर यह समझना है कि विलयन के कण अस्थाई विलयन होते हैं, जबकि कोलोइडल के कण जो होते हैं वो भी आपका अस्थाई विलयन ही होते हैं। ठीक, लेकिन उनके कण जो होते हैं नीचे बढ़ जाते हैं, और जो निलंबन के कण जो होते हैं वो आपका अस्थाई विलयन होते हैं। अगर उसको शांत छोड़ दे तो उसके कण क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तो ये चीज जो था आपका विलयन और कोलोइडल विलयन और आपका यहाँ पर निलंबन में अंतर था। अब मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, मिश्रण के घटक के पृथक करने की विधि के बारे में। अब यहाँ पर देखिए वाष्पीकरण, पहला विधि क्या है? वाष्पीकरण विधि। और वाष्पीकरण विधि द्वारा हम क्या को किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं, इसके बारे में देखिए। यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यानी जैसे रंग वाले घटक नीले तथा काले रंग की स्याही से पृथक करना। ठीक है, यदि कोई रंग वाले घटक को नीले तथा काले रंग की स्याही को से यह पृथक करने का काम किस विधि से होता है? वाष्पीकरण विधि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग घटक का अवशेष बच जाता है। यानी कि जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्या यहाँ पर पानी और जब हम कोई रंग को आपस में मिला देते हैं, यानी जल को ले लेते हैं और कोई रंग को हम क्या कर लेते हैं? आपस में मिला देते हैं, और दोनों को क्या करते हैं? जब ये मिल जाता है तो इसको जब हम वाष्पित करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पानी क्या करता है? पानी जल बन करके ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या बच जाता है? आपका रंग बच जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो होता है आपका वाष्पीकरण के दौरान जो है, वाष्पीकरण विधि द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक करने के लिए जैसे कि आपका यहाँ पर नमक हो गया। ठीक है, नमक हो गया, नमक के साथ साथ आप यहाँ पर जल ले लीजिए। इसके मिश्रण को भी अलग करने के लिए हम वाष्पीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि जल जो है वाष्पीकरण बनकर उड़ जाता है और नमक तली पे बैठ जाता है बर्तन के। अब हम लोग अपकेंद्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। अपकेंद्रीकरण होता क्या है? अपकेंद्रीकरण का प्रयोग जो होता है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए हम लोग अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथक्करण कीप द्वारा। अब पृथक्करण कीप द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं? देखिए, तो दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक करना हो, यानी दो अघुलनशील द्रव को पृथक करने के लिए हम लोग पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या? दो अघुलनशील, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जल ले लीजिए और तेल ले लीजिए। जल और तेल के मिश्रण को जब हम क्या करना है? पृथक करना है, अलग अलग करना है, तो हम लोग वहां पर पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि इसमें जब हम यहाँ पर ऊर्ध्वपातन, जब हम ये क्या होता है कि
नमक और साथ ही साथ कपूर, ठीक है, नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक पदार्थ जो होता है बिना द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए भी वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कपूर, ठीक है। तो इस दौरान जो होता है नमक बच जाता है और कपूर उड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका उदाहरण में दिया हुआ है कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को अगर आसानी से अलग करना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इस मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, यानी अमोनियम क्लोराइड और खाने के नमक को जब हम मिलाते हैं, तो जब ये इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? ठोस से गैस बन जाता है, और जबकि नमक शेष तली पर बैठ जाता है। तो इस विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं, यानी नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पर जो खाने का नमक है उसके मिश्रण को भी हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है क्रोमैटोग्राफी। इस विधि से हम क्या अलग करेंगे? तो इस विधि से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, काली स्याही में उपस्थित रंजकों को पृथक करना, ठीक है। यानी काली स्याही में उपस्थित जो रंजक होता है उसको पृथक्करण करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब एक आता है आसवन विधि। क्या आता है? आसवन विधि। और आसवन विधि से हम लोग किस चीज को पृथक कर सकते हैं उसके बारे में देखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पृथक करने के लिए ये देखिए, चल लेते हैं इसको हम। दो संघटक के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब कि दो या दो से अधिक जब घुलनशील द्रवों को अलग करना हो तो हम लोग आसवन विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। आसवन विधि का उपयोग करते हैं जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव को अलग करना हो तो आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। तो यहाँ पर जब दिया हुआ है पानी और एसीटोन को जब हम गर्म करते हैं, ठीक, तो इस विधि द्वारा इसके मिश्रण को, ठीक है, इसके मिश्रण को जब अलग करना हो तो हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रभाजी आसवन विधि। अब ये प्रभाजी आसवन विधि क्या है देखते हैं। क्या है यहाँ पर, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक क्या होना 25 केल्विन से कम होता है, तो उनके मिश्रण को जो है पृथक जब करना हो तो यहाँ पर हम लोग प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आसवन विधि का प्रयोग दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण हम लोग इस विधि से करते हैं, ठीक है। यानी वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, मतलब वायु में क्या है, वायु में आपका यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा, O2 मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है, और भी नाइट्रोजन भी है, और भी गैस है। तो इसको जब हमको पृथक करना होगा, ठीक है, ये वायु है, पृथक करना होगा तो हम लोग वहां पर प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तब जाकर के हम ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेंगे, नाइट्रोजन को अलग करेंगे, ठीक है। या किस विधि से? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको अलग करते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि देखते हैं कि आखिर क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हम किसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना,
ठीक, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियों सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये समझिए कि यहाँ पर आपका है कि मिश्रण से अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। यदि किसी मिश्रण में कोई अशुद्धियां हैं तो उसको अलग करने की विधि को हम लोग यहाँ पर क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्या है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो भौतिक परिवर्तन हम लोग यहाँ पर ठेठ भाषा में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसका डीपली देखेंगे। भौतिक परिवर्तन का मतलब परिवर्तन के पश्चात एक नया परिवर्तन तो होता है, बट उसको पुनः हम प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन के पश्चात हम उसे पुनः हम प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो जो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये भौतिक परिवर्तन जो है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन उसको बोलेंगे परिवर्तन के पश्चात तो उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में ला देते हैं, तो उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। और परिवर्तन के पश्चात जब हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में उसको नहीं ला सकते हैं तो उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। यानी यही जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है और रासायनिक परिवर्तन को अनुक्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि नए पदार्थ बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो होता है एक नया पदार्थ बनता है। ये अंतर है। ठीक है, तो आपको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखना है एक इधर एक दिन लिखना है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, एक दिन लिखना है भौतिक परिवर्तन लिखना है और इस तरह से लाइन खींचना है, और एक में लिखना है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और ऐसे करना है और बारी बारी से यहाँ पर लिख देना है 1 नंबर ऐसे 2 नंबर करके। ठीक है, तो पहला में क्या लिखेंगे आप चल लिखिए, हम यहाँ पर लिखवाते हैं। तो भौतिक में लिखना है कि यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, और यह क्या है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी रासायनिक में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में लिखेगा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, यानी परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो भौतिक परिवर्तन होता है बहुत कम मात्रा में उष्मीय अथवा प्रकाश की ऊर्जा निकाली जाती है। ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन के दौरान उसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा निकलता है और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। ठीक है, बट रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और साथ ही साथ प्रकाश ऊर्जा भी निकलता है। जैसे बर्फ का पिघलना तथा लकड़ी का जलना। यानी जब बर्फ पिघलता है तो इसमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन लकड़ी का जलना इसमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होता है, यानी ज्यादा ऊष्मा भी इससे निकलती है। नेक्स्ट है पदार्थ का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। हम यहाँ पर देखें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। नेक्स्ट है आपका पदार्थों का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, यानी एक जो है तत्व और एक जो है यौगिक के रूप में इसको वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब तत्व के अंतर्गत क्या है उसको बारे में देखते हैं। तत्व का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं। तत्व की परिभाषा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसे तत्व कहते हैं। अब तत्व को यहाँ पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, देखिए तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 भाग, एक होता है धातु, दूसरा का अधातु और दूसरा का उपधातु में इसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पर अब हम लोग धातु अधातु के बारे में जानते हैं। धातु अधातु और उपधातु के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर की हम लोग बात करें तो धातु क्या होती है, धातु में चमक होता है। क्या होता है? लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। ठीक है, ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं, उसको उपधातु बोलते हैं। यानी हम धातु की परिभाषा अगर हम डायरेक्ट लिखें तो लिख सकते हैं कि वैसे तत्व जिनमें चमक होता है, जो विद्युत का आपका सुचालक होते हैं, जो पीटने पर फैलता है, तो ये सब जब गुण पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अधातु की हम लोग बात करें तो वे सभी तत्व जिसमें चमक नहीं होता है, जो पीटने पर फैलता नहीं है, जिसमें ध्वनि पीटने पर आवाज नहीं करता है, तो उसको अधातु बोलते हैं। और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो उसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। ठीक है, आघातवर्ध्य होती है, मतलब यह तन्य भी होता है। ठीक है, आघातवर्ध्य होती है, यह तन्य होता है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधातु आघातवर्ध्य नहीं होता है और उपधातु तन्य नहीं भंगुर होते हैं उपधातु। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिध्वनि होती है, मतलब कि जब धातु का पीटते हैं तो उससे प्रतिध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? प्रतिध्वनि निकलती है। किससे? अधातु से। जबकि यहाँ पर अधातु जो ये धातु है और यहाँ पर जो धातु में प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होते हैं। कौन? ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होते हैं धातु। ठीक है, ये ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होते हैं अधातु। ठीक, जैसे सोना लोहा क्या है, यह एक आपका यहाँ पर अधातु है, धातु है। जबकि ऑक्सीजन और फास्फोरस जो है यहाँ पर आपका अधातु है। और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर बात कर ले बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है यह आपका उपधातु है, यह आपका उपधातु है। अब यहाँ पर हम लोग यौगिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध तत्वों को दो भाग में, एक तत्व और यौगिक के रूप में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर यौगिक क्या होता है। यौगिक जो होता है आपका, एक के यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजित से बना होता है। यानी कि एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। यानी इसमें दो या दो से अधिक तत्वों से जो पदार्थ बने होते हैं, यानी रासायनिक तौर पर बने होते हैं, तो उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ये दो तत्व हुए। ठीक है, और यहाँ पर जब इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर बनता है H2O बनता है, ये इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम सोडियम को लेते हैं, धातु है, और यहाँ पर Cl को लेते हैं। ठीक है, जब ये दोनों को हम लेते हैं तो यहाँ पर NaCl बनता है, तो ये आपका यौगिक बना। ठीक है, ये रासायनिक तौर पर बनते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अब मिश्रण तथा यौगिक में अंतर की हम लोग बात कर लेते हैं। आखिर मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है? चलिए मिश्रण और यौगिक के बारे में अंतर देखते हैं। तो एक दिन आप लिखिएगा मिश्रण और एक दिन लिखिएगा आपका यौगिक। एक दिन मिश्रण और दूसरा का दिन यौगिक। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मिश्रण के बारे में और यौगिक के बारे में। जो फर्स्ट में बताएंगे वो मिश्रण, जो सेकेंड में बताएंगे वो यौगिक। तत्व या यौगिक के केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए तत्व का निर्माण नहीं करते हैं। जो मिश्रण में जो होता है किसी नए तत्व का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यौगिक में जो होता है
तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में क्या होता है, यह परिवर्तनीय, इसको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसमें नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, मतलब एक बार जो बन गया वो फिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रण में लिखिएगा, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, जबकि जो यौगिक है वो नए पदार्थ के गुणधर्म यानी पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, मिश्रण की हम लोग बात करें, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, यानी मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, लेकिन हम यौगिक को अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए हम लोग रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि जो यौगिक है उसको हम लोग रासायनिक विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये सेशन जो है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।